गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर का लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं, 6 नंबर पार्ट, जो नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म है। नेशनलिज्म जो राष्ट्रवादी और इम्पेरियलिज्म यानी विस्तारवादी, यानी ये तो एक विचार हो गया, राष्ट्रवादी विचारधारा के रूप में यूज़ किया जाता है। इम्पेरियलिज्म का मतलब ये होता है कि एक राष्ट्र, ये दो राष्ट्र है, एक ये राज्य है एक ये राज्य है, ये राज्य इस राज्य पर अटैक कर कर इसको अपने राज्य में सम्मिलित कर ले, तो ये बड़ा एक राज्य बन गया। इसी को बोलते हैं इम्पेरियलिज्म यानी राज्य विस्तार नीति। ठीक है, तो आज इसके बारे में पढ़ेंगे। आगे देखते हैं फर्स्ट पैराग्राफ में क्या बताया गया कि 19वीं शताब्दी के अंतिम चौथाई तक राष्ट्रवाद का वह आदर्शवादी, उदारवादी, जनतांत्रिक, आदर्शवादी, उदारवादी और गणतांत्रिक जो स्वभाव थे वो नहीं रहा, नो लॉन्गर, यानी लंबे समय तक नहीं रहा। सिर्फ देखें तो 19वीं सेंचुरी की जो फर्स्ट हाफ यानी जो प्रथम भाग में जो असर था ना राष्ट्रवादी विचारधारा का, उदारवादी, जनतांत्रिक, आदर्शवादी, ठीक है, जो राष्ट्र के प्रति जो विचार थे, लोग जुड़ते जा रहे थे, ठीक है, वो विचार थे, वो 19वीं सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में देखें तो बहुत ज़्यादा था, और अंत में देखें तो लास्ट चौथाई हिस्से में 19वीं शताब्दी तो वो क्या है, इतना नहीं रहा। अब राष्ट्रवाद सीमित लक्ष्य तथा संकीर्ण सिद्धांत बन गया था, जिसका क्या है लिमिट एंड जो लक्ष्य थे या अंत था उसके साथ देखें तो उसका क्या है विस्तार वो है जो संकीर्ण होता गया, यानी लक्ष्य के प्रति, ठीक है, यानी कम। उसके बाद देखें इसी बीच के दौर में राष्ट्रवादी समूह एक दूसरे के प्रति अनुदार होते चले गए। क्या होते चले गए? इंटॉलरेंट यानी अनुदार, ठीक है, एक दूसरे के प्रति, और लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते थे, यानी युद्ध के लिए तत्पर रहते थे, ठीक है, थोड़ा कुछ हो जाए तो फिर युद्ध। फिर उसके बाद देखें साथ ही प्रमुख यूरोपीय शक्तियों ने भी अपने साम्राज्यवादी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अधीन लोगों के राष्ट्रवादी आकांक्षाओं का इस्तेमाल किया। यानी हर कोई यूरोपियन पावर्स थी ना, वो अब राष्ट्रवादी जितने भी थे, ठीक है, राष्ट्रवादी आकांक्षाओं जो चाहते थे कि इच्छाओं को, उनकी क्या है, लोगों की इच्छाओं को इस्तेमाल करके अब साम्राज्य विस्तार नीति का क्या है अपना लक्ष्य पूरा कर रहे थे, हर कोई लोगों की ज़रूरत के हिसाब से, ठीक है, लोगों को लालच दे दिया उनकी आकांक्षाओं को, इच्छाओं को पूर्ति करने का, ठीक है, और फिर क्या अपनी सेना में सम्मिलित कर और युद्ध करते थे, और एक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र पर कब्जा करके उसको अपने राज्य में मिला लेना, ये साम्राज्य नीति विस्तार होती है, ठीक है। उसके बाद देखें 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का जो स्रोत था वो बाल्कन का क्षेत्र था, यानी बाल्कन का एरिया क्या है बहुत ज़्यादा वहाँ पर टेंशन का कारण बन गया था, ठीक है, एक तनाव का। क्योंकि इस क्षेत्र में जो भौगोलिक और जातीय भिन्नता थी बहुत ज़्यादा, ठीक है, एक तो भौगोलिक क्षेत्र था उसमें भी भिन्नताएं थी,
तथा जातीय विभिन्नताएं भी थी। इसमें विभिन्न प्रकार की जो आज की कह सकते हैं आधुनिक रोमानिया है, बुल्गारिया है, अल्बानिया है, ग्रीस जो कि यूनान, मैसिडोनिया और क्रोएशिया, बोस्निया और हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया और मोंटेनिग्रो, ये सारे राष्ट्र क्या है, यहाँ सारे जनजाति यहाँ स्लाव के रूप में रहती थी। ठीक है, ये यहाँ पर स्लाव के नाम से यहाँ पर रहती थी बड़ी इन क्षेत्रों के लोग, कहाँ, बाल्कन के क्षेत्र में। ठीक है, उसके बाद देखें बाल्कन के अगर क्षेत्र के निवासियों को आमतौर पर स्लाव कहते थे, पुकारते थे वहाँ पर। तो बाल्कन के क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा ओटोमन साम्राज्य के अधीन था। यानी बाल्कन का जो क्षेत्र था वो कहने मतलब है ओटोमन एम्पायर के अंडर में था। कंट्रोल कौन कर रहा था, नियंत्रण ओटोमन एम्पायर कर रहा था, साम्राज्य। बाल्कन क्षेत्र में देखें तो वहाँ पर बाल्कन क्षेत्र में रोमानी राष्ट्र के विचारों के फैलने और ओटोमन साम्राज्य के विघटन से स्थिति काफ़ी विस्फोटक हो गई थी। यानी यहाँ पर जो रोमानी, ठीक है, उनके विचार ज़्यादातर फैल रहे थे, राष्ट्रवादी विचार फैल रहे थे। बाल्कन क्षेत्र के ज़्यादा तनाव जो पैदा कर रहे थे वो राष्ट्रवादी और रोमांटिज्म था, उनके विचार थे। रोमानी राष्ट्रवाद के जो विचार थे वो ज़्यादा फैल रहे थे, इसलिए वहाँ पर तनाव ज़्यादा हो गया। बाल्कन क्षेत्र फिर उसके बाद क्या है, ओटोमन के अंतर्गत आता था क्षेत्र, उसमें क्या है, छोटे साम्राज्य में क्या है, बंटना स्टार्ट हो गया। हर कोई स्वतंत्र होने की कोशिश कर रहा था, इसलिए टकराव होने लग गए एक दूसरे राष्ट्र में। ठीक है, 19वीं सदी में ओटोमन साम्राज्य ने आधुनिकीकरण और आंतरिक सुधारों के जरिए मजबूत बनाना चाहा। 19वीं सदी के दौरान ओटोमन जो साम्राज्य था, अपने आप की जो ताकत थी, स्वयं को रिस्टोर करने की कोशिश की। उसने किस माध्यम से, आधुनिकीकरण करने की और आंतरिक जो उसमें क्या है, सुधार लाया अपने राष्ट्र में, जिससे क्या है वो थोड़ी बहुत सफलता भी उसको मिली। ठीक है, एक के बाद एक उसके अधीन यूरोपीय राष्ट्रीय उसके चुंगल से निकलकर स्वतंत्रता की घोषणा करने लग गए। अब धीरे धीरे एक एक करके यूरोपियन जितने भी जो कंट्री थे जो राष्ट्रवादी विचारों के साथ, हर कोई अपने आप को उसके चुंगल से छुड़ाकर अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर रहे थे। ठीक है, ओटोमन एम्पायर के जो अधीन थे ना जितने भी राष्ट्र, तो वो अब क्या धीरे धीरे एक एक करके स्वतंत्र हो रहे थे। उस बाल्कन लोगों ने आज़ादी या राजनीतिक अधिकारों के अपने दावों को राष्ट्रीयता का आधार दिया। बाल्कन के जितने भी जो लोग थे उन्होंने दावा किया कि हम स्वतंत्रता और राजनीतिक जो अधिकार है राष्ट्रवादी विचारों के साथ चाहते हैं। ठीक है, उसको आधार बनाया और उन्होंने इतिहास का इस्तेमाल यह साबित करने के लिए किया कि वे भी स्वतंत्र थे, और इतिहास को उन्होंने इस्तेमाल किया यह साबित करने के लिए, प्रूव करने के लिए कि वो भी क्या कभी स्वतंत्र थे। ठीक है, बाद में उनको क्या है, अधीन किया गया था। और उसके बाद किंतु तत्पश्चात उसके बाद देखें विदेशी शक्तियों ने उन्हें अधीन कर लिया। बाल्कन क्षेत्र के विद्रोही रिबेलियस, ठीक है, विद्रोही बाल्कन क्षेत्र के विद्रोही राष्ट्रीय समूह ने अपने संघर्षों को लंबे समय से खोई आज़ादी को वापस पाने का प्रयासों के रूप में देखा। यानी बाल्कन क्षेत्र के जितने भी जो विद्रोही राष्ट्रवादी जो समूह थे वो क्या है, अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने के लिए लंबा संघर्ष प्रयास कर रहे थे।
और आज़ादी को वापस पाने के प्रयास भी देख रहे थे कि हम क्या है जल्दी से क्या है आज़ादी पा लेंगे। जैसे जैसे विभिन्न जो स्लाविक राष्ट्रवादी समूह थे अपनी पहचान और स्वतंत्रता की परिभाषा तय करने की कोशिश की। उन्होंने क्या अपने आप की जो आइडेंटिटी पहचान थी और स्वतंत्रता थी उसको बरकरार रखा, उसके लिए संघर्ष किया, ठीक है। और बाल्कन क्षेत्र गहरे टकराव का क्षेत्र बन गया या संघर्ष का क्षेत्र बन गया, क्योंकि हर राष्ट्र एक दूसरे राष्ट्र के प्रति क्या है स्वतंत्र होने के लिए युद्ध कर रहा था, लड़ाई कर रहा था। उसके बाद देखें बाल्कन राज्य एक दूसरे से भारी ईर्ष्या करते थे, यानी गणना करते थे। बाल्कन क्षेत्र के जितने भी बाल्कन राज्य के एक दूसरे से भारी ईर्ष्या करते थे, गणना करते थे, नफरत करते थे और हर एक राज्य अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा इलाका हथियाने की उम्मीद रखता था। यानी हर कोई क्या है एक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र पर कब्जा करने की कोशिश करने की प्रयास में था कि जितना बड़ा क्षेत्र होगा उतनी बड़ी सेना होगी, जितनी बड़ी सेना होगी उतने लोग डरेंगे और क्या है लोग अधीनता स्वीकार करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखें परिस्थितियां और अधिक जटिल इसलिए हो गई क्योंकि बाल्कन क्षेत्र में बड़ी शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा होने लग गई। आगे चलकर जो परिस्थितियां थी बहुत ज़्यादा भयानक हो गई बाल्कन क्षेत्र में, क्योंकि अब जो बिग पावर बड़ी शक्तियां थी उनके बीच में क्या राइवलरी होने लग गई, यानी कहने माने प्रतिस्पर्धा होने लगी। होड़ वो भी अब चाहते थे कि हम छोटे छोटे राज्यों को क्या है कब्जा करें, अधीन करें उनको। फिर देखें इस समय यूरोपीय शक्तियों के बीच व्यापार, उपनिवेशों के साथ नौसैनिक और सैन्य ताकत के लिए गहरी प्रतिस्पर्धा होने लग गई। किसके भी बड़ी बड़ी शक्तियों के बीच में वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि यूरोपियन पावर्स हैं वो व्यापार बढ़ाए, उपनिवेशिक बनाए ज़्यादा से ज़्यादा और नौसैनिक नेवल, ठीक है, नौ मिलिट्री सेना बनाए ज़्यादा से ज़्यादा, सैन्य ताकत बढ़ाए, ठीक है। ये मैंने पहले ही बता दिया था। तो उनके बीच में प्रतिस्पर्धा होने लगी और राइवलरी बहुत भयानक युद्ध होने लग गए। उसके बाद देखें ये जो प्रतिस्पर्धा थी, जो राइवलरी थी, जिस तरह बाल्कन समस्या आगे बढ़ी उसमें यह प्रतिस्पर्धाएं खुलकर सामने आई। पहले तो गुप्त रूप से होती थी, कूटनीति बनाकर लड़ते थे। अब क्या है लोग ओपन माइंडेड होकर युद्ध कर रहे थे एक दूसरे पर, जिसमें कौन कौन सी शक्ति थी, रसिया यानी रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी, ठीक है। ये सारे क्या है, ये सारी जो बड़ी बड़ी शक्तियाँ थी, हर ताकत बाल्कन पर अन्य शक्तियों की पकड़ को कमज़ोर करके क्षेत्र पर अपने प्रभाव डालना चाहती थी। यानी क्या है दूसरों का प्रभाव कम करके अपना प्रभाव क्या है उस क्षेत्र पर जमाना चाहती थी, कंट्रोल करना चाहती थी हर कोई बड़ी शक्ति, ठीक है। उसके बाद देखें इससे इस इलाके में कई युद्ध हुए और अंततः प्रथम विश्व युद्ध का रास्ता भी खुल गया। यानी कहने मतलब प्रथम विश्व युद्ध हुआ यहीं से। आगे देखें साम्राज्यवाद से जुड़कर राष्ट्रवाद 1914 में यूरोप के महाविपदा की ओर ले गया, यानी बड़े संकट की ओर ले गया। जो राष्ट्रवादी और साम्राज्यवादी विचार थे वो, कहने मतलब राष्ट्रवादी तो था ही, उसके साथ साथ इम्पेरियलिज्म यानी साम्राज्य विस्तार नीति जुड़ गई थी ना, तब ये 1914 में जाकर क्या है एक बड़े महाविपदा की ओर ले गया जो था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है। इसके बाद देखें तो लेकिन इस बीच में विश्व के अनेक देशों ने जिनका 19वीं सदी में यूरोपीय शक्तियों
ने उपनिवेशीकरण किया था। यानी 19वीं सदी के दौरान यूरोपियन शक्तियों ने जिन उपनिवेशीकरण किया और साम्राज्यवादी प्रभुत्व का विरोध करने लग गए। किसका विरोध करने लग गए? साम्राज्यवादी का। ठीक है। उसके बाद हर तरफ जो साम्राज्य विरोधी आंदोलन के विकसित हुए, यानी एंटी इम्पेरियलिज्म या इम्पेरियल मूवमेंट चलने लग गए हर जगह। ठीक है। हर तरफ साम्राज्य विरोधी आंदोलन विकसित हुए। इस अर्थ में राष्ट्रवादी थे कि वे सभी स्वतंत्र राष्ट्र राज्य का निर्माण करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। क्या कर रहे थे? संघर्ष कर रहे थे। और वे सभी एक सामूहिक राष्ट्रीय एकता की भावना से प्रेरित थे। किसके लिए? राष्ट्रीय एकता की जो भावना थी, ठीक है, यूनिटी, उसके लिए वे एकजुट हुए और प्रेरित थे। और साम्राज्यवाद विरोध की प्रक्रिया भी उभरी। ठीक है, या संघ की। ठीक है, जो साम्राज्यवाद जो संघ बन रहा था उसके विरोध की प्रक्रिया भी उभरी। उसके बाद देखें राष्ट्रवाद के यूरोपीय विचार कहीं और नहीं दोहराए गए, क्योंकि हर जगह लोगों ने अपनी तरह का विशिष्ट राष्ट्रवाद विकसित किया था। यानी कहने मतलब राष्ट्रवाद के यूरोपीय विचार कहीं और ना दोहराए गए, यानी और कहीं ना पहुंच जाएं या ऐसी सिचुएशन कहीं और ना हो जाए, क्योंकि हर जगह लोगों ने अपनी तरह की विशिष्ट राष्ट्रवाद विकसित कर लिया था अपने हिसाब से। उसके बाद मगर यह विचार कि समाजों को राष्ट्र राज्य में गठित किया जाना चाहिए, यानी जो विचार है वो समाज को राष्ट्र राज्य में गठित किया जाने का विचार होना चाहिए, अब स्वाभाविक और सार्वभौमिक मान लिया गया। तो ये आपका चैप्टर था जो कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया। थैंक यू।